सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। कि ये 2 हफ्ते और रात की फुर्सत, दिन भर की थकान, रात की फुर्सत, कहीं खुला मैदान, कहीं खेल ग्राउंड। तो अब ये सारे दिग्गज एक साथ बैठेंगे। तो अब बैठेंगे तो बात करने के लिए ही बैठेंगे। पहले क्या होता था कि भाई आपको इसके लिए जमा होना है कि आज सीटों पर बातचीत करनी है, तो सब बिल्कुल ताव में आते थे। अब आधे घंटे और 1 घंटे की बैठक होती थी। अब नहीं, अब आपको सीटों पर बातचीत हो न हो, लेकिन रात साथ गुजारनी है, साथ में खाना खाना है। तो जितने डाउट्स हैं वो लगता है इस बार क्लियर हो जाएंगे इन 15 दिनों में, और आहट में मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, अब राहुल गांधी ने भी एक संकेत दिया कि वह पहली रात कहां पहुंचे। पहली रात अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र में पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता है, कांग्रेस को फीडबैक है कि वहां थोड़ी मुश्किलें हैं। तो सबको लेकर पहुंच गए, वहीं विश्राम किया। और अब जब राहुल गांधी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, कृष्णा लाबरू भी हैं, राजेश राम भी हैं, अखिलेश सिंह भी हैं, और मुकेश सहनी भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं, इतना बड़ा जुटान कहां होता। तो अब तो 243 सीटों में कौन सी पार्टी कहां, कितनी संख्या, कौन सा जाति समूह, सब कुछ डिस्कशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये अब एक मौका है अपोजिशन के पास, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के पास एक मौका है कि अब आप इंतजार करने के बजाय पहला स्ट्राइक करिए। देखिए, ये हमेशा ये स्थिति होती है कि अभी जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि अपोजिशन के नेताओं ने बैठ करके तय किया कि पहले उनका कैंडिडेट आ जाए तब हम अपना कैंडिडेट देंगे। इससे क्या फायदा हो गया आपको? इससे क्या फायदा होगा? भाई हारना तो है ही आपके कैंडिडेट को, हारना तो है ही ना, जीतेगा तो एनडीए का ही कैंडिडेट। उसके पास नंबर्स हैं, 427 है, और उसको ज्यादा ही होंगी सीटें, उसको ज्यादा ही मतलब मिलेगा, 60% से ज्यादा ही वोट मिलेंगे एनडीए को। लेकिन आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? आपको पता है कि हारना है, तो आप पहले अनाउंस कर देते अपना कैंडिडेट, तो होता ना कि आपने एजेंडा सेट किया, आपके हिसाब से बीजेपी को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ ये काम करना चाहिए इंडिया ब्लॉक को। यहाँ इंडिया ब्लॉक को मौका दे करके उनका रास्ता देखने के बजाय कि प्रशांत किशोर करेंगे, बीजेपी करेगी, उसके पहले आपको पहला स्ट्राइक करना है। पहले मारे सो मीर होता है। आप तय कर दीजिए अपनी सीटें और गठबंधन अनाउंस कर दीजिए, सीटों की संख्या अनाउंस कर दीजिए, और अगर हो सके तो अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बाकी लोगों से पहले करना शुरू करिए। ये फर्स्ट स्ट्राइक आप करेंगे तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, आपके कैंडिडेट्स को भी समय मिलेगा, आपकी पार्टियों के भीतर जो तालमेल बिगड़ा हुआ है, जो पहले से मैसेज खराब था कि बड़े नेता एक जगह मिल रहे होंगे और उसी समय ग्राउंड पर लोगों का दूसरे लोगों का मिलना शुरू हो जाएगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में भी अभी बहुत घिचपिच है, वहां भी बहुत चीजें तय नहीं हुई है वहां भी। लेकिन एक बात वो भी मैसेज बार बार कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम छोड़ करके जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, वहां भी सब लोग एक हैं। उस एकजुटता के बावजूद सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। अगर उससे पहले इंडिया ब्लॉक अपनी सीटों का बंटवारा कर ले, सीटों का अनाउंसमेंट कर दे कि कौन पार्टी कौन सी कितनी सीटें लड़ेंगी, कहां से लड़ेंगे, और कैंडिडेट का अनाउंसमेंट शुरू कर दे, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उसके लिए पर्याप्त समय ये मिल रहा है कि आप स्वाभाविक रूप से प्लान करके सीट बंटवारे के लिए नहीं बैठेंगे, आप सहज रूप से बैठेंगे और उस बीच सीट शेयरिंग की बातें अगर हो जाए। देखिए, संजय यादव साथ में है, उनके पास सारा आंकड़ा है, सारा डाटा उनके पास है, जो सर्वे फीडबैक है वो सब उनके पास है। कृष्णा अलावारू के पास समूचा फीडबैक है। लेफ्ट के नेताओं दीपांकर भट्टाचार्य के लिए कहना क्या, उनके पास तो सारा सब फीडबैक उन लोगों के पास अपना हमेशा उनके झोले में पड़ा रहता है कि हमारा कहाँ क्या आधार है और कहाँ हम जीत सकते हैं, कहाँ जिता सकते हैं। और मुकेश सहनी ने भी इतने दिनों से तैयारी की है, तो उनके पास भी अपना सारा डाटा है। तो इन तमाम लोगों को बैठ करके और अपनी सीटें तय कर लेनी चाहिए हैं। अगर इस यात्रा के दौरान सीटें तय हो जाती हैं और उनकी घोषणा शुरू हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इंतजार नहीं करना चाहिए इंडिया ब्लॉक को कि हम इंतजार करेंगे बीजेपी ले आए पहले कैंडिडेट, तब उस हिसाब से हम कैंडिडेट देंगे। इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसका आप एजेंडा सेट करिए ना। आप जैसे अभी एजेंडा सेट किया, चुनाव का जो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, संविधान बचाओ आपका मुख्य मकसद है, वोट देने का अधिकार बचाओ, वोट मतलब जो वोटर अधिकार रैली नाम ही दिया है, तो वोट देने का अधिकार बचाओ। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर आप एक चुनाव का भी राजनीतिक एजेंडा ये ले आते हैं, एक जो ये एजेंडा है, इस एजेंडे के अलग अगर आप अपना एजेंडा सेट करते हैं कि हमारा ये सामाजिक समीकरण है, ये गठबंधन है हमारा, ये हमारी 6 पार्टियां हैं, हमारा ये सामाजिक समीकरण है, तो इसमें भी आप आगे निकल जाएंगे और सबको समय मिल जाएगा चुनाव की तैयारी करने का। देखिए, ये बात जो अभी एजेंडा अभी जो चल रहा है, इसको मौका ही बनाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर जो है, वोटर अधिकार जो है, वो आपको एडवांटेज नहीं दिला सकता है।
वोटर अधिकार की रैली आप कर रहे हैं, लेकिन वोटर अधिकार किसका छीना है? 7.25 करोड़ के नाम तो ऑलरेडी हैं लिस्ट में। बिल्कुल। तो वोटर अधिकार किसका छीना है? जो 65 जी। लाख नाम आप कह रहे थे वो नाम भी जारी हो गए हैं। हम्म 65 लाख नाम जारी हो गए हैं और अब हमको लगता है कि 40 घंटे हो गए नाम जारी हुए। अब इसके बावजूद अभी तक कोई कंप्लेन, ऐसी बड़ी कंप्लेन नहीं आई कि हाहाकार मच गया कि इतने लोगों का नाम कट गया, ये जीवित लोग हैं, नाम हर कट गया। जिले में और हर अनुमंडल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए 65 लाख की ये लिस्ट है, इनमें से ये आदमी जिंदा है, ये अपने पते पर रहते हैं, ये कहीं नहीं गए, इनका नाम काट दिया गया, तब मालूम होगा कि हाँ गड़बड़ी हुई थी। बिल्कुल, हाँ, तो तब मालूम होगा। लेकिन मतलब वो अपोजिशन को ये समझ में आ गया कि इसका बहुत इंपैक्ट नहीं होना है। अब ये एकेडमिक बहस के लिए ठीक है, कोर्ट की बहस के लिए ठीक है, या इस संवैधानिक बात के लिए ठीक है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन एक भी व्यक्ति का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ये इस बात पर हम आप सब लोग सहमत हैं। उसकी लड़ाई होगी, लेकिन ये मास मूवमेंट नहीं है, ये जन आंदोलन नहीं है। आप इस ग्राउंड पर जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर नाम जो कटे हैं वो जेन्युइन नाम है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर 5% भी गड़बड़ी है उस 65 लाख की लिस्ट में, तो इसका मतलब 3.25 लाख लोगों के नाम कटे होंगे। अगर इतने नाम भी कटे हैं, 5% भी गड़बड़ी है, तो बहुत बड़ा कैंपेन आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है कि उतना भी नहीं है, इसलिए वो इशू नहीं चलेगा। उसमें दूसरा पहलू चल सकता है ज्ञानेश्वर जी, जिस पर अभी तक किसी अपोजिशन के नेता ने नहीं कहा, वो ये कि आप चेक करिए कि 7 करोड़ 24 लाख जो है उसमें फर्जी कितना है। हाँ, अगर उसमें फर्जी, असली चीज ये, तभी तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इतना वोट जोड़ दिया महाराष्ट्र में और वो अतिरिक्त वोट डलवा दिए चुनाव के बाद और चुनाव जीत गए। तो वो आपके सामने खतरा है, आप उसको चेक करिए, अपना सिस्टम उसमें लगाइए, क्योंकि नाम कटने वाली चीज तो अब क्लियर हो गई कि वो बहुत ज्यादा नाम नहीं कटे हैं। जेन्युइन लोगों के नाम ज्यादा नहीं कटे हैं। जिनके नाम कटे हैं वो सचमुच मृतक हैं या शिफ्ट कर गए हैं या डुप्लीकेट था। तो उस आधार पर आपने उसके नाम पर जो आंदोलन शुरू किया है, उसका आप डायरेक्शन चेंज करिए, उसको आप डीप रूटेड करिए, उसको आप जनता के कंसर्न से जोड़िए और अपनी एकजुटता दिखाइए जनता के सामने। अभी दो ही चीजें हैं, अभी अपोजिशन को अपनी केमिस्ट्री दिखानी है जनता के सामने, और दूसरे जनता के साथ कनेक्ट करना है। देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों के बारे में एक आम धारणा ये रही है कि जनता के बीच में कम रहते हैं। खैर, बिहार के ज्यादातर नेताओं के बारे में ये धारणा है, लेकिन अब जनता के बीच जब आप उतर गए हैं, तो जो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से हासिल हुआ था, उसको आप रेप्लिकेट करें। आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप कर्नाटक भी कांग्रेस जीती और तेलंगाना भी कांग्रेस जीती। तो आप उसको रेप्लिकेट करिए, आप उसके हिसाब से करिए, लोगों के साथ कनेक्ट करिए, नुक्कड़ सभाएं करिए, चाय की दुकानों पर चाय पीजिए और अलग अलग समूहों से मिलिए। कहीं किसानों से मिल रहे हैं, कहीं मजदूरों से मिल रहे हैं, कहीं छात्रों से मिल रहे हैं, कहीं महिलाओं से मिल रहे हैं। तो ये प्लान होगी, यात्रा इस तरह से प्लान की गई होगी, इसमें कोई वो नहीं है। अपनी एकजुटता दिखाने के बाद ये मौका है, जब आप बैठ करके एसआईआर से आगे सोचिए, वोट के मामले से आगे सोचिए, गठबंधन में सीट शेयरिंग करिए और करके अनाउंस कर दीजिए। अगर यात्रा समाप्त होने के साथ ही सीट शेयरिंग अनाउंस हो जाए ज्ञानेश्वर जी, तो ये एक बहुत बड़ा दबाव एनडीए के ऊपर हो जाएगा, प्रशांत किशोर के ऊपर भी हो जाएगा। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करेंगे। अगर उस मामले में भी इंडिया ब्लॉक आगे निकल जाए, कैंडिडेट भले थोड़ा कम ही अनाउंस करे, लेकिन ये अनाउंस कर दे अगर कि कितनी सीटें कौन लड़ेगा। और आप याद करिए, हम बार बार 2023 का मध्य प्रदेश के चुनाव की याद दिलाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने, ज्ञानेश्वर जी, चुनाव की घोषणा के पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे। चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करे उसके पहले, नवंबर में चुनाव था और अगस्त में कैंडिडेट अनाउंस हो गए थे, और उसका बड़ा एडवांटेज मिला लोगों को। कठिन सीटों पर सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस किए, बड़े नेताओं के नाम अनाउंस किए और उन लोगों ने जाकर के काम शुरू कर दिया। तो ये इंडिया ब्लॉक के सामने एक बड़ा अवसर है कि आप सब लोग एक साथ हैं, सारे नेता एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ बैठेंगे और आत्मीयता भी एक बनेगी। जब आप बहुत देर साथ रहते हैं तो एक सहजता आ जाती है बातचीत में, व्यवहार में। उस सहज अंदाज में ही आप सीट बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा कर लीजिए। अजीत जी, कल दिन रविवार था, रविवार का दिन चुना, राहुल गांधी ने यात्रा के लिए, सभी लोगों को छुट्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग में छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी हुई नहीं। सारे जो चुनाव आयुक्त थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को आ गए जैसे ही राहुल गांधी का भाषण समाप्त हुआ। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों का भाषण आपने भी सुना, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन यह भी दिखा कि वो चेतावनी अधिक दे रहे हैं और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। यदि शिकायत राहुल गांधी ने की कर्नाटका की, तो वायनाड की शिकायत अनुराग ठाकुर ने भी की, लेकिन नोटिस आप राहुल गांधी को सिर्फ देते हैं, अनुराग ठाकुर को छोड़ देते हैं।
तो यह दोहरापन जो है ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है कि मन में कुछ मैल तो है, जो बात ठीक नहीं है चुनाव की सुचिता के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी, ये बात आपने बहुत सही उसके तरफ पॉइंट आउट किया। चुनाव आयोग ने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम हमारे लिए पक्ष भी बराबर है, विपक्ष भी बराबर है, हमारे लिए कोई करीबी और कोई दुश्मन नहीं है, हम सबको एक सारी पार्टियों को हम एक समान रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन ये व्यवहार में समानता नहीं दिखती है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट के लिए जब कहा तो आप कह रहे हैं कि आप हलफनामा दीजिए और नहीं तो आप माफी मांगिए 1 हफ्ते के भीतर, और नहीं तो आपने जो तमाम जो आरोप लगाए हैं वो सब उनको निराधार मान करके खारिज कर दिया जाएगा। आप माफी मांगिए देश से या हलफनामा दीजिए, ये कहा जा रहा है महादेवपुरा के मामले पर। और जब अनुराग ठाकुर ने वायनाड का दिया, अमेठी का दिया, रायबरेली का दिया, वहां के भी सब दिए गए, अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिया कि वहां कितने फर्जी वोटर हैं, तो आपने उनको कोई नोटिस नहीं दिया, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। उल्टे ये सवाल उठा कि जिस काम को करने में राहुल गांधी की टीम को इतना समय लगा वो अनुराग ठाकुर ने कैसे 24 घंटे में कर लिया। तो अपोजिशन का ये भी कहना था कि क्या उनको मशीन रीडेबल लिस्ट दिखाई गई है, उनके पास क्या लिस्ट सॉफ्ट कॉपी है जिससे वो मशीन में देख करके और सॉर्ट आउट कर लिया इतनी जल्दी। तो आप सॉफ्ट कॉपी जो होती है, मशीन रीडेबल कॉपी जो है, वो नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को। तो ये भी एक दोहरा रवैया अगर ऐसा है तो ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए। उसके अलावा ओवरऑल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें बड़ी दयनीयता दिख रही थी हमको तो तीनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की, कि भाई आप ऐसे लॉजिक दे रहे हैं जिनसे आप ही की बात, आप अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब वीडियो फुटेज देने की बात आई तो क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कहा कि हम किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी का वीडियो कैसे जारी करते हैं, निजता का हनन होगा। बिल्कुल। आप तो जब अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि 45 दिन तक जारी किया जा सकता है, तो जब 45 दिन तक जारी किया जाएगा तो उसमें निजता का हनन नहीं होगा। उस समय 45 दिन के लिए वो किसी की बेटी बहन और किसी की पत्नी नहीं रहेगी, और 45 दिन के बाद किसी की बेटी बहन हो जाएगी। निजता का हनन तो पहले दिन से होगा। और चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव याद है ना? वही हमने देखा। और अभी तो उससे भी आगे की एक चीज निकल गई, पानीपत की जो है एक क्या बुआना कला या कुछ इस तरह की सीट है, पंचायत सरपंच का चुनाव हुआ था ज्ञानेश्वर जी 3 साल पहले। और सरपंच जो चुना गया था, जो हार गया, एक व्यक्ति हार गया, उसने चैलेंज किया कि ईवीएम से चुनाव हुआ, और उसने चैलेंज किया कि गलती हुई है, वोट गलत गिना गया है, हम चुनाव जीते हैं। हाई कोर्ट तक से उसकी याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की, सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट के सामने वोट दोबारा गिना गया तो जीता हुआ उम्मीदवार, हारा हुआ उम्मीदवार जीत गया चुनाव। सोचिए ये 5 दिन पहले की बात है। तेजस्वी यादव उदाहरण देते हैं ना, बिहार के ही हिलसा विधानसभा क्षेत्र का, जहां शक्ति सिंह यादव 12 वोट से चुनाव हारे। और तेजस्वी यादव, याद कीजिएगा, बिहार की बात के कॉन्क्लेव में हमारे आपके सामने उन्होंने कहा था कि शक्ति सिंह यादव का नाम विजेता उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में 12 मतों से हरा दिया गया। तो ऐसी भी बातें तो आई है ना। हाँ, वही कह रहे हैं। हम लोगों ने अनिल मसीह को देखा चंडीगढ़ में, किस तरह से 8 बैलेट पेपर उन्होंने इनवैलिड कर दिया निशान लगा करके, और बीजेपी का आदमी जितवा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा। उसी तरह से ये पानीपत की एक सरपंच की सीट में जिसकी गिनती ईवीएम से हुई थी, और 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ईवीएम से दोबारा गिनती हुई तो नतीजे पलट गए। नतीजा उसमें 52 वोट एक्स्ट्रा जुड़ गए उस हारे हुए कैंडिडेट में। तो ये अगर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ के इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करें। जैसे डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में बंगाल सरकार की जो ममता बनर्जी की शिकायतों को आपने दूर किया, आप इन शिकायतों को दूर करिए। आपने अगर कहा कि हम जो वीडियो फुटेज है नहीं देंगे, निजता का हनन होता है, तो ये नियम में बदलाव करिए कि पहले दिन से नहीं दिया जाएगा। अब 45 दिन तक आप रखेंगे, 45 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद आप नहीं देंगे, 45 दिन में डिलीट कर देंगे। जबकि ऐसी मांग है अपोजिशन की कि 1 साल तक रखिए, क्योंकि समय लगता है कहीं भी चुनाव की गड़बड़ी का आकलन करने में, सबूत जुटाने में, उसकी चीजें जुटाने में समय लगता है। तो हम कैसे 45 दिन के भीतर हर सीट पर चैलेंज कर सकते हैं? 1 साल तक रखिए वीडियो फुटेज। आप कह रहे कि नहीं रखेंगे, अपनी ही बात को आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप तय कर ही सकते हो ना कि जिससे यह न दिखे कि यह व्यक्ति किसको वोट दे रहा है। यदि यह जानने का अधिकार विपक्ष को नहीं है तो यह जानने का अधिकार आपको भी नहीं है, आपको किसी को नहीं है। हाँ, आप कैमरा की पोजीशनिंग ऐसी रखिए जिससे यह दिखे नहीं कि उसने वोट किसको दिया, बाकी सब कुछ स्पष्ट हो, बाकी सब कुछ स्पष्ट हो। हालांकि चुनाव आयोग का उस पर भी कहना है कि चूंकि वो अंदाजा लग जाएगा किस बूथ पर किसको कितने वोट पड़े हैं, इससे पॉलिटिकल पार्टीज निकाल लेंगी कि अगर उसको कम वोट पड़ा है और कितने लोग वोट डालने आए तो उनकी तस्वीर देख करके। लेकिन बहुत फार फेस्ड कंक्लूजन है, ऐसा नहीं चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग को
चुनाव आयोग बार बार कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ऐसी दयनीयता दिख रही थी, लग रहा था कि आप अपोजिशन से लड़ने के लिए, आप राहुल गांधी से लड़ने के लिए वहां बैठे। भाई अगर चुनाव आयोग को अपनी साख का इतना ही ख्याल है, संवैधानिक व्यवस्था, एक संवैधानिक संस्था के नाते उसको अपनी प्रतिष्ठा का इतना ही ख्याल है, तो उसको अपोजिशन के तमाम आरोपों की जांच करानी चाहिए आगे बढ़ के अपनी तरफ। उसके संदेह खत्म करना चाहिए। जैसे हमारे जैसा व्यक्ति, हम लोग पहले दिन से एसआईआर पर बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एसआईआर में उस तरह की गड़बड़ी नहीं है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। और हम लोगों ने सीएसटीएस के संजय कुमार की भी मिसाल दी, जिन्होंने कहा कि भाई कोई पैटर्न नहीं है, किसी डिजाइन के तहत किसी का वोट नहीं काटा गया है। तो फिर अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो गड़बड़ी है ज्ञानेश्वर जी, वो व्यवस्था की गड़बड़ी है। व्यवस्था की गड़बड़ी का मतलब है, आपको ध्यान होगा कि बिहार में जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था तो शाहरुख खान और सलमान खान के भी आधार कार्ड बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा थोड़े है कि नंदन नीलेकणी ने उस समय कहा था कि शाहरुख खान और सलमान खान का आधार बना दो। वो तो नीचे व्यवस्था में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो किसी बदमाशी के तहत बना देते हैं। बिहार से ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था प्रभाकरन का, लिट्टे पर। वही तो प्रभाकरन का। तो ये थोड़े है कि जो एमबीआई है या जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, डीटीओ है, उसने ऑर्डर किया था कि बना दीजिए इनका, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था। वो तो नीचे की बदमाशी होती है, कर देता है। तो अगर अभी भी किसी का बन गया है एक नाम, एक आवास पर बहुत लोगों के नाम है, या इस तरह की कहीं भी गड़बड़ी हुई है, किसी का नाम कट गया है मृत व्यक्ति का, किसी जीवित व्यक्ति का नाम कट गया है, मृत व्यक्ति का नाम जुड़ा रह गया है, तो आप कहिए कि हम जांच कराएंगे, इसको ठीक कर लेंगे। इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। आप अपोजिशन से क्यों लड़ेंगे? आप अगर अपोजिशन और सत्ता पक्ष को आप एक बराबर समझते हैं तो आप कहिए कि हम इस शिकायत की जांच कराएंगे, और सारी शिकायत की जांच करा करके और अपने को पाक साफ साबित करिए। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग अपोजिशन से लड़ने, अपोजिशन के आरोपों का जवाब देने, अपोजिशन को कटघरे में खड़ा करने के लिए बैठा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। ये बात ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, प्रशांत किशोर तो बिहार में माफी नहीं मांग रहे हैं, राहुल गांधी कहां माफी मांगने वाले हैं। बिहार में विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष पूरी ताकत के साथ सड़क पर है, सड़कें सुनसान नहीं है, लोकतंत्र जिंदा है। बिहार इसकी गवाही दे रहा है। तो बिहार और क्या आगे दिखाता है और चुनाव किस ओर आगे बढ़ता है, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।